हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हो रही है काफी ठंड। आप देख सकते हो हमने कितने मोटे मोटे कपड़े पहने हैं अभी। बिल्कुल एकदम आइसक्रीम बन के घूम रहे हैं हम, वनीला और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बन के। सही में। हाँ, तो आज का हमारी जो वीडियो है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके है जो कि मतलब बहुत वायरल हो रही है ओवर इंस्टाग्राम। मुझे नहीं पता आपने अभी देखा है नहीं देखा, बट हम एक स्निपेट ऐड कर देते हैं। ये क्या हो रहा है कि एक जापानीज कंपनी में एक इंडियन गाय है एंड ही इज अर्निंग, एंड आफ्टर ऑल दी एक्सपेंसेस वो कुछ INR में 45 to 50,000 सेव कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा वायरल डिबेट हो गई कि जब इतने ही बच रहे तो बाहर क्यों जाना है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो आज की वीडियो हमारी उसी के अराउंड में है और हम इसे अपने हम जेनरिक नहीं बल्कि सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से बताएंगे कि कैसे आप सेव कर सकते हो एंड एक्चुअल में मतलब हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं पूरी सैलरी का और एक्सपेंसेस का, राइट। सो मेन चीज जो आती है आपकी यहाँ पे इन सब चीजों को ब्रेक डाउन, मतलब जो भी मेन सिचुएशन चल रही है, अगर मैं उस चीजों को थोड़ा एक हाई लेवल से देखूं तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि आप जापान क्यों आ रहे हो। आपका एजेंडा क्या है? आपका एजेंडा सिर्फ पैसे कमाना है या फिर आपका एजेंडा पैसे कमाने के साथ साथ आपकी एक अच्छी लाइफस्टाइल जरूरी है, वो है। ये सब चीज़ों को समझना इनिशियल में ज़रूरी है। अगर आप पहले ही ये सोच के आ रहे हैं कि भाई मेरा काम सिर्फ पैसे कमा के जितना ज़्यादा मैं बचा सकूं बचा के अपने लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा कटौती करके निकाल लूं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो काफ़ी टफ रहता है। और अगर एक लाइफस्टाइल होती है कि जहाँ पे आप ठीक ठाक अमाउंट बचा रहे हो अपनी सेविंग में और अपनी लाइफस्टाइल में जो आपकी नीड्स और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप वो दोनों चीज़ों को मीट कर पा रहे हो, अपने अपने हिसाब से चला पा रहे हो, तो मुझे लगता है कि वो आपकी एक ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल है। तो बेसिकली आपका मेन क्वेश्चन होना चाहिए अपनी लाइफ को और अपने डिसीजन को लेके कि वाई, क्यों आना है जापान। इसको हम लाइक वीडियो के एंड में भी कंक्लूड करेंगे हमारी अपनी राय में। तो हम इस वीडियो को ना थोड़ा डिवाइड या सेग्रीगेट करके भी बताएंगे, बिकॉज लकीली देवांशु के पास डबल एक्सपीरियंस है, बीइंग अ सिंगल गाय एंड बीइंग अ मैरिड मैन। सो मैं एक्चुअली एज एक्सपीरियंस ना। हाँ एक्चुअली में जैसे मैं इनिशियल में रहता था यहाँ पे, अकेला था। लाइक तब मैं मैरिड नहीं था। तो जब मैं यहाँ पे रह रहा था तो मैं अपने अकेले की सैलरी में डिसेंट अमाउंट सेव करा था। बट उस टाइम पे मेरी, क्योंकि आप होता है जब आप स्टार्टिंग में आते हो ना, तो आपके माइंड में सबसे पहला ये होता है कि भाई सब बचा लो, जितने पैसे आ रहे हैं सब बचा लो, कि भाई यहाँ पे आएंगे बचाएंगे घर भेज देंगे पैसे, ऐसे होता था। तो क्या तुमको दिक्कत हुई थी स्टार्टिंग में कन्वर्जन वगैरह में? बहुत। लाइक मैं यहाँ पे जब भी कुछ भी लेने जाता था तो सबसे पहली चीज होती थी माइंड में कि भाई ये इतना महंगा है, ये INR में इतने का पड़ रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता था कि मैं यहाँ पे बचा कितना पाऊंगा महीने का। तो मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपना जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत कंट्रोल रखूं, और मैं उस टाइम पे अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपनी नीड्स को ना बहुत दबा के रखता था। लाइक जितनी जरूरी सिर्फ उतना ही खर्चा, उससे ज्यादा नहीं करता था। बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे होता है ना कि आप अपने आप को जैसे ढालते सेटल हो, अप होना शुरू हाँ, करते हो। जैसे आप अपने आप को ढालते हो, हाँ। अपने आप को सेटल सेटल करना स्टार्ट करते हो, तो धीरे धीरे करके मेरा भी वो माइंडसेट अपने आप ही चेंज होता चला गया। और जो मैं स्टार्टिंग में अपने आप को होल्ड बैक करता था वो अपने आप धीरे धीरे करके अब रिलैक्स हो गया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत एक्सपेंसेस करता हूँ, मैं अपनी सेविंग्स भी करता हूँ और अपने एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से मैनेज करके चलता हूँ। तो ये सिचुएशन थी जब मैं यहाँ पे एज अ बैचलर रहता था। देन आई स्वाति यहाँ पे, एंड स्वाति के आने के बाद विच इज़ ऑब्वियस, स्टार्टिंग में स्वाति की यहाँ पे जॉब नहीं थी। एंड वो जब फर्स्ट टाइम आई थी एज अ टूरिस्ट पे आई थी, देन उसका डिपेंडेंट वीज़ा लग गया था, बट वो कुछ ही टाइम के लिए यहाँ पे थी। तो उस टाइम पे जो मेरे एक्सपेंसेस थे, क्योंकि सिंस मैं सोल अर्नर था यहाँ पे जापान में, स्वाति की जॉब इंडिया में ही चल रही थी, तो स्वाति यहाँ पे वैसे भी ज़्यादा टाइम रह नहीं सकती थी। बट जितना टाइम यहाँ पे रही उतने टाइम पे स्वाति का जितना भी एक्सपेंसेस था वो सारा मैं पे कर रहा था। तो वहाँ पे मेरी सेविंग्स भी कंपैरेटिवली कम हो गई थी जो मैं पहले कर रहा था। तो हमने यही डिसाइड किया था कि अगर स्वाति की जॉब जापान में नहीं लगती तो हम दोनों भी शायद इंडिया वापस मूव बैक कर जाते, क्योंकि हमारे माइंड में भी यही क्वेश्चन आया था कि अगर हम ज्यादा सेविंग नहीं कर पा रहे तो क्यों रहे यहाँ पे। हाँ, तो फिर हमारा ये था कि देवांशु की अकेली सैलरी पे भी
जब मैं अपनी जॉब छोड़ के आई थी तब भी हमारा बहुत अच्छे से गुजारा यहाँ चल रहा था। बट अगर उस सैलरी में हम फिर भी लाइक 10 या 15,000 माइनस कर दें और सेम चीज हम दिल्ली में करें तो फिर हमारा वो बहुत मतलब तब ज्यादा लैविश था, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं थी। जैसे कि हमारे पास मेड सर्विसेज अवेलेबल थी उसमें, एंड हमारे पास व्हीकल की सर्विस अवेलेबल थी, प्लस आपके जो छोटे मोटे लाइक पर्सनल एक्सपेंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अर्बन क्लैप है आपके पास, वहां पे उबर है ना, जोमैटो स्विगी है एंड ब्लिंकिट है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है बट वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। आपको अपने मतलब है ये चीज ना, इंडिया में रहते हो आपको हर चीज के लिए अपॉइंटमेंट या ये सब नहीं होता, आपके फिंगर टिप्स में आपको सब चीजें मिल जाती है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो मेन क्वेश्चन था कि जापान क्यों आए, वो सब चीज़ों को समझने के लिए आपका यहाँ पे जो सैलरी स्ट्रक्चर है, या मैं ऐसे कहूँ कि कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसको जानना ज़रूरी है। सो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कहाँ पे रहोगे, आपका ऑफिस कहाँ है, आपका वर्क लोकेशन कहाँ है, कैसी है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो अगर आप ओसाका में बेस्ड हैं तो ओसाका का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कंपैरेटिवली कम है टोक्यो से, क्योंकि वहाँ पे जो रेंट वगैरह है ये चीज़ जो है थोड़ी सस्ती पड़ती हैं। बट टोक्यो कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो वहाँ पे जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है ऑब्वियसली उस हिसाब से ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो आपका रेजिडेंस टैक्स होता है, बेसिकली रेजिडेंस टैक्स इज बेसिकली आपका इनकम टैक्स से अलग होता है। ये रेजिडेंस टैक्स आपका है, जो आप जापान में रह रहे हो हर पर्सन को ये पे करना पड़ता है, और ये यूजली जो है 8 से 10% ऑफ योर सैलरी बेस होता है। लाइक अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपका 5 लाख येन आता है मंथली का एग्जांपल के लिए, तो आपका 40,000 का आपका रेजिडेंस टैक्स कटता है उसमें से, और मतलब इसके बीच में अमाउंट कटता है। और ये वैरी करता है ना? हाँ, ये भी वैरी करता है। टोक्यो का रेजिडेंस टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा है। थोड़ा जैसे आप जैसे जैसे टोक्यो से थोड़ा मूव आउट करते हैं तो रेजिडेंस टैक्स भी आपका कम होता चले जाता है। तो इसलिए जो ज़्यादातर लोग हैं वो टोक्यो में कम रहते हैं और टोक्यो से ज़्यादातर बाहर की तरफ रहना प्रेफर करते हैं। दूसरी चीज़, टोक्यो में लोग ज़्यादा इसलिए भी नहीं रहते क्योंकि वहाँ पे जो है टैक्सेशन तो है ही, बट आपका जो रेंट है, रेंट भी ज़्यादा है वहाँ पे। लेट्स से अगर जो हमारा करंट घर है वो, अगर मैं बताऊँ, हमारा करंट घर 60 मीटर स्क्वायर का है, तो 60 मीटर स्क्वायर का जितना हम अभी रेंट दे रहे हैं, यही सेम घर का साइज टोक्यो में आपका 2-2.5 लाख येन तक पड़ता है, क्योंकि टोक्यो थोड़ा सा महंगा है। डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट, लाइक नॉट डबल एग्जैक्टली, बट अच्छा खासा इंक्रीमेंट आ जाता है उसमें। तो आपकी वहाँ पे वो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है बढ़ जाती है। सो अगर मैं देखूँ कि जापान क्यों आए, अगर आपका मोटिव सिर्फ पैसे कमाना है तो मतलब हमारा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि जापान इज नॉट द कंट्री अगर आपका मोटिव सिर्फ पैसे कमाना है। जापान आपको पैसे के साथ साथ आपको एक बहुत अलग तरह की लाइफस्टाइल प्रोवाइड करता है। इट्स लाइक आप क्या ऑप्ट कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ, बेसिकली सिर्फ मनी ऑप्ट कर रहे हो या फिर क्वालिटी ऑफ लिविंग भी ऑप्ट कर रहे हो। जैसे कि पैसे के साथ साथ आपको ये भी कंसिडर करना होगा अपने माइंड में कि आप यहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट पाओगे जिसमें क्लीनलीनेस होगी, सेफ्टी होगी, वर्क सेफ्टी होगी, है ना? यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी इज इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, जिसके लिए जापान आई थिंक ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आप ऐसे सोच के चल रहे हो आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, तो आप ये भी सोच के चलना कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपके ऊपर जो होता है ना उम्मीदें, आपकी एक्सपेक्टेशंस आपसे वो ज़्यादा होंगी। तो आपका जैसे जैसे पैसा बढ़ता है ना, उस हिसाब से आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती हैं आपके लिए। तो वहाँ पे थोड़ा सा जॉब सिक्योरिटी का रिस्क आ जाता है। बट जापान में ये चीज़ एक अच्छी है कि आपको यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है कि आपको कोई भी कंपनी ऐसे ही फायर नहीं कर सकती। और अगर लेट्स से कभी इन एनी केस कंपनी आपको किसी भी केस में फायर करती है या आपको नोटिस देती है, तो उसको आपको 11 मंथ्स की सैलरी पे करनी पड़ती है। और आपको लाइक मतलब ऐसी वो एज डायरेक्टली नहीं निकाल सकते बिना किसी रीज़न से। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है। और प्लस आपको जो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ फूड मिलता है, क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट मिलता है, क्लीनलीनेस मिलती है, सेफ्टी मिलती है। अगर सेफ्टी में इन टर्म्स ऑफ वुमेन सेफ्टी की बात करूँ, वुमेन सेफ्टी, चाइल्ड सेफ्टी, मैं हम यहाँ पे देखते हैं बच्चे खुद जाते हैं अपने, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं जो खुद स्कूल जा रहे हैं, अपने अलग से अकेले जा रहे हैं, जिनके अपने खुद के पासेस बने हुए, वो खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नेविगेट कर रहे हैं खुद से एंड सेफली मतलब ट्रैवल कर पा रहे हैं, विच इज नॉट कॉमन इन इंडिया। अब मतलब मैंने तो खुद बड़े होने तक घर वाले छोड़ते थे, तो इट्स रियली नाइस इन हियर। प्लस रही बात फूड की, तो अडल्टरेशन यहाँ पे है ही नहीं, राइट? मतलब
मतलब देखो कोई भी चीज 100% नहीं होती। ऑब्वियसली। आप कभी भी किसी चीज को आप 100% नहीं कह सकते, बट जितना हमने अभी तक चीजें ऑब्जर्व करी हैं, यहाँ पे हमने 99.99999 पता नहीं कितना मैं नहीं लगा लूं, मतलब मैंने आज तक इससे ज्यादा लाइक मैं मतलब एक होता है ना कि ब्लाइंड फेथ, वो लगता है यहाँ पे। हाँ क्योंकि यहाँ पे ना लोग ट्रस्ट बेसिस पे चलती है सोसाइटी। अगर लेट्स से आप कैंसिल भी कर रहे हो किसी चीज को तो आपको लोग लाइक ऑनलाइन, लेट्स से मैंने कोई रिजर्वेशन करी, एग्जांपल देता हूँ, जैसे लेट्स से मैंने कोई रिजर्वेशन करी बट मैंने शो अप नहीं किया, मैंने सिर्फ रिजर्वेशन करी थी ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू, तो उसमें एक छोटी सी लाइन लिखी होती है, अगर आप ऑनलाइन कैंसिलेशन करते हैं तो आपको 5,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो मैं ये था कि अगर लेट्स से मैंने किया, कैंसिल कर दिया, बट मैंने अपना कहीं कार्ड रजिस्टर नहीं किया था, ना मैंने कुछ अलग से कोई पेमेंट डिटेल्स दी अपनी, बट अगर आपको लेट्स से सामने से मेल आता है, आप उस पर पेमेंट ना करो, तो आप तो चले मतलब चल जाएगा, नहीं कर रहे हमने तो सिंपल कैंसिल कर दिया। बट यहाँ के लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं कि किसी ने बोला है तो उस चीज़ को वो फॉलो करेंगे, मतलब वो उसको ब्लाइंडली बिलीव करके चलते हैं। आप जापान आने का सोच रहे हैं तो सबसे बड़े जो की पॉइंट्स यहाँ पे आने के हैं, वो एक तो ये हैं कि जैसे जॉब सिक्योरिटी हो गया, लेस करप्शन, लाइक जहाँ से हम आते हैं उसके हिसाब से नो करप्शन, नो फूड अडल्टरेशंस, एंड जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कन्वीनियंस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, मतलब सफाई की, सेफ्टी की, वुमेन सेफ्टी, चिल्ड्रन सेफ्टी, क्लीन एयर क्लीन एयर वो तो अभी मतलब हॉट शॉट टॉपिक है। एंड एक हो गया हमारा वर्क कल्चर, जो कि आजकल हम ये भी पढ़ रहे हैं। हाँ, जापान के लिए लोग बहुत बोलते हैं कि वर्क कल्चर इतना अच्छा नहीं है, बट एज पर माई एक्सपीरियंस और जितना मैंने अभी सुना है कि वो फॉरेनर्स के लिए काफी हद तक अब अच्छा हो रहा है। देखो वर्क कल्चर का तो ऐसा चीज है कि आप किसी को भी ना ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा वर्क कल्चर है। हाँ, हर जगह पे काम तो होता ही है, आप उस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते। प्लस इट टोटली डिपेंड्स कि आप कौन सी कंपनी में हाँ। काम कर रहे हो और किनके साथ काम कर रहे हो और आपका वर्क का टाइप क्या है, हाँ। किस टाइप की आपकी जॉब प्रोफाइल है, right? एग्जैक्टली कभी कभी होता है, लाइक मेरी प्रोफाइल भी ऐसी है कि कभी कभी बहुत हेक्टिक रहता है, कभी कभी बहुत रिलैक्स रहता है, तो इट्स लाइक अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं, तो आपको ये चीज तो एक्सेप्ट करके चलनी ही पड़ेगी। इवन ये इंडिया में Yes. इंडिया में इस टाइम पे वर्क कल्चर, लाइक मैंने इंडिया में 4 साल काम किया है और मैंने इंडिया का वर्क कल्चर भी एक्सपीरियंस किया है, मैंने जापान का वर्क कल्चर भी एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जापान का वर्क कल्चर कंपैरेटिवली इंडिया से बेटर है। लाइक यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है, जेन्युइनली है, इसलिए हम लोग व्लॉग्स अपने बना पाते हैं कभी कभी। Yes. इसलिए हम मैनेज कर पा रहे हैं। प्लस जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है इसमें पॉइंट है, वो है एक्सपोजर और करियर ग्रोथ। आपका जो सीवी, आप जापान आते हो एंड स्पेसिफिकली अगर आप टेक बेस पे हो, तो आपका सीवी जो बूम करता है ना, आपकी सीवी में हाईलाइट्स आ जाती है अगर आप एक जापानीज एमएनसी में जापान में काम कर रहे हो। तो उसके बारे में ज्यादा डेप्थ में शायद से तुम बता पाओ। मैंने एक्चुअली जापानीज कंपनीज के साथ पहले भी काम किया है एंड मैंने उनको उनके काम करने का तरीका भी देखा था, इसलिए ही मेरा एक वो था कि मुझे अगर कभी आगे मौका मिला जापान में काम करने का तो मैं ज़रूर आऊँगा। एंड लकीली मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने उसको ग्रैब किया। एंड मुझे लगता है कि जापानीज कंपनीज में काम करना इज़ एक्चुअली वर्थ इट, एंड जापान में रहना इज़ एक्चुअली वर्थ इट। आई नो मे बी सेविंग्स का रेशियो इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज कम है, नो डाउट, बट आपको जो लाइफस्टाइल मिलता है, आपकी जो आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी और आपका सीवी पे बूम मिलेगा, सीधी सी बात। हाँ, आपके करियर ग्रोथ और आपकी सेल्फ ग्रोथ, आपको दोनों चीजें यहाँ पे मिलती हैं। तो मुझे लगता है कि जापान आना डेफिनेटली वर्थ है। और आपका मोटिव अगर आपका ये है कि सिर्फ पैसे कमाने नहीं है, आपको अच्छी लाइफस्टाइल ये सब चीजें भी चाहिए, तो जापान इज अ वेरी गुड कंट्री। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा यहाँ पे आना। ओके, तो ना नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट चीज ये आती है जो अगेन बहुत हाईलाइट था उस वीडियो का, कि सिर्फ इतने ही बच रहे हैं, 45 to 50 INR बच रहे हैं, 50,000 INR बच रहे हैं, तो फिर क्यों आए? देखो पॉइंट बहुत वैलिड है। 40-50 INR तो आई गेस इंडिया में भी जो लोग थोड़े एक्सपीरियंस हुए हो जाते हैं उनको भी मिल जाता है आराम से, इतना सेव वो कर पाते हैं। बट सी ये ना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सामने वाला अगर, मुझे ये पता है कैंपस प्लेसमेंट से आ रहा है, तो उसमें ऑब्वियसली बात है, बच्चों के पास जब हम न्यूली ग्रेजुएट होते हैं हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं होते नेगोशिएशन के, नहीं होते कैंपस प्लेसमेंट में। तो एक पर्सपेक्टिव वो है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि आप डायरेक्टली जॉब लेके आ रहे हो अपने उससे, मतलब पोर्टल के थ्रू आ रहे हो, तो उसमें अलग होता है, आपके पास नेगोशिएशन की एक विंडो ओपन होती है। एंड
आप सिंस आप न्यू नहीं होते हो उसमें, आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है, तो आपको आप अवेयर होते हो कि आपको कितना मांगना है, कैसे मांगना है, एंड आपके पास बैकग्राउंड में भी एक जॉब होती है। सो यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि जैसे उस पर्सन का जो मंथली बेस था वो कंपैरेटिवली लाइक एवरेज सैलरी के नियर अबाउट है यहाँ के जापान के। एंड अगर मैं उस हिसाब से बात करूँ, नॉर्मली जो यहाँ की एवरेज सैलरी होती है वो 2.5 लाख येन से लेके नॉर्मली 3.5 लाख येन के बीच में वेरी करती है पर मंथ। ये चीज़ वेरी करती है ऑन द बेसिस आपका जो टोटल सीटीसी है, क्योंकि यहाँ पे जो है बेस सैलरीज कंपैरेटिवली कम होती है इन कंपैरिजन टू टोटल सीटीसी। यहाँ पे जो है आपका लाइक 70 to 80% आपका बेस सैलरी रहता है और 20 to 30% आपका बोनस रहता है। तो बोनस आपका लाइक यूजुअली साल में यहाँ पे 2 बार मिलता है हर कंपनी में मोस्टली। तो वो आपका जो है एक तरह से ईयरली आपका वो बैलेंस आउट कर देता है। अगर आप हर चीज़ को मंथली कैलकुलेट करोगे तो नो डाउट आपको आपका जो इन हैंड है वो कम लगेगा। आप अपनी जो कैलकुलेशंस है ना वो ईयरली के हिसाब से करोगे ईयरली ना? के हिसाब से करो, क्योंकि आपको हमेशा ये तो चीज़ इंडिया मतलब मेरे को इंडस्ट्री में 8 साल हो गए हैं और मैं खुद ये चीज़ इंडिया में भी देख चुका हूँ और जापान में भी देख चुका हूँ। कई बार होता है कि हम जब इंडिया में भी और अपना इन हैंड सीटीसी देखते हैं, जो इन हैंड हमारा अमाउंट आता है वो ऑब्वियसली आपका कम ही दिखेगा क्योंकि आपका बहुत सारे डिडक्शंस होने के बाद आता है। एग्जैक्टली। बट अपनी कैलकुलेशंस जो देखो ना वो हमेशा अपनी ईयरली देखा करो। मैं इस चीज से रिलेट कर सकती हूँ, सिंस मेरे को अभी साल नहीं हुआ है इस कंपनी में जिसमें मैं काम, मतलब जापान में साल नहीं हुआ है, तो स्टार्टिंग में मैं भी रो रही थी मैं भी रो रही थी कि ये क्या है, मतलब अच्छा है बट जो आप ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट टाइम आते हो ना, बहुत बड़ा बबल होता है, ठीक है, तो मेरा बबल भी थोड़ा सा फूट रहा था कि नहीं ये नहीं है। फिर देवांशु बीइंग यहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सन मुझे समझाया, एंड ऑब्वियसली बात है फिर कैलकुलेशन, वो लिटरली मुझे मैथ्स में ऐसे कैलकुलेटर में करके दिखा था, तो समझ आया। स्टार्टिंग में नहीं समझ आता, बट जब ईयरली पूरा अपना देखोगे ना आपके हाथ में कितना बन रहा है और कितना आया है, और ये जो 2-2 बार आपके बोनस लगे उसके बाद आपकी सैलरी क्या हाइक हुई है, तब समझ आता है ओके वर्थ इट है। ये हमेशा ईयर ऑन ईयर पे अपनी ग्रोथ आप मेजर करो, ना कि मंथली, क्योंकि मंथली हमेशा आपके एक्सपेंसेस भी वैरी करते हैं, आपकी सब चीजें वैरी करती हैं। बट आपकी जो ईयर ऑन ईयर सेविंग्स होती हैं वो आपका दिखाता है कि आपने एक्चुअली में कितना ग्रो किया। एंड ऑब्वियसली आप स्टार्टिंग में आ रहे हो तो खर्चा होगा, क्योंकि आप फ्रॉम द बेस, मतलब फ्रॉम द स्क्रैच आप सब सेट कर रहे हो, भले ही छोटा घर हो बड़ा घर हो। ये तो आप मान के होगा, चलो नहीं होती saving ना। जापान के फर्स्ट 5 to 6 मंथ्स आपकी सेविंग बहुत कम होगी, नो डाउट। शायद से होगी ही नहीं हाँ, इतनी। ऑलमोस्ट लाइक बहुत कम, मिनिमल होती है। एंड उसके बाद जैसे जैसे आप सेटल होते चले आते हो, आप अपने आप को एडजस्ट करते चले आते हो, तो आपकी सेविंग्स अपने आप एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड हो जाती है। तो एग्जैक्टली। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, आप लोग 50-30-20 का रेशियो फॉलो करो। 50% आप अपना एक्सपेंसेस रखो सारे, जो भी रेंट वगैरह सब कुछ है। 30% आप अपनी सेविंग करो। 20% से अपनी जो है रिक्वायरमेंट्स और नीड्स फुलफिल करो, या फिर आप 30-20 को भी रिवर्स कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। बट हम नॉर्मली ये फॉलो करते हैं। हम ये फॉलो करते हैं। हाँ जी, हम यही फॉलो करते हैं। ये मेरे मुनीम जी है। हाँ तो ओके। जी, तो हमारे आज का जो मेन टॉपिक था कि जापान एक्चुअली में आना वर्थ है या नहीं, तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू आप अपनी जजमेंट कर पाएंगे, अपने लिए एक जजमेंट ले पाएंगे कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो वही मेन क्वेश्चन बस यही है, अपने से क्वेश्चन करो कि क्यों माना है, एंड अपनी खुद की कैलकुलेशंस करो, क्योंकि हर बंदा डिफरेंट है, हर बंदे के एक्सपेंसेस अलग हैं, हर बंदे के लाइफ गोल्स अलग हैं, और हर बंदे की सिचुएशन अलग है। कुछ अपने अर्ली स्टेज ऑफ करियर में आ रहे हैं, किसी की पहली जॉब है, किसी की मिड करियर है, कोई फैमिली के साथ भी शायद से आने का सोच रहा है। बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे, सोचो समझो और एनालाइज करो और फिर आगे बोलो कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में आके काम करना। हाँ, सो आज के आई होप आप लोगों को ये आज की वीडियो काफी हेल्प करे। हाँ। और जितना हो सके आप लोग भी ये चीज को लेके अवेयरनेस अपने अराउंड स्प्रेड करना, ताकि जो लोग जेन्युइनली आना चाह रहे हैं उनके कुछ माइंड में ऐसे कुछ क्वेश्चंस हों कि यार क्यों जाएं, मतलब डिमोटिवेट ना हो पहले से, डिमोटिवेट। हाँ एग्जैक्टली, डिमोटिवेट मत हो। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई है चीज, आप उससे पहले डिमोटिवेटेड हो जाओगे, विच इज नॉट अ गुड थिंग। सो आप जितना हो सके अपने आसपास वालों को भी मोटिवेट करो, आप खुद भी मोटिवेट हो,
और हमारी वीडियो शेयर करो एंड कुछ भी हो तो प्लीज हमें क्वेश्चन ड्रॉप करो ताकि हम और अपने मतलब यूट्यूब वीडियो के मीडियम से हम आपकी हेल्प कर सके या थोड़ा गाइड कर सके। एंड ऑब्वियसली बाहर आके काम करो, ये अपॉर्चुनिटीज अगर मिलती है तो ग्रैब करो, नहीं मिलेगी दोबारा, ऑब्वियसली नहीं मिलेगी। कई बार होता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो दूसरे चैनल्स में भी शायद ना आंसर कर पा रहे हो डायरेक्टली, हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अगर आपको आंसर करेंगे तो शायद वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों की जितनी हेल्प हो सके हम करें। सो आज का व्लॉग बस यहीं एंड करें। हाँ, सो आज का व्लॉग बस यहीं एंड करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल। बाय बाय।